हेलो एवरीवन, मैं सेफ दीपक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडिशनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की क्लास में बेसिकली हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे चार्टर्ड एक्ट 1813 की। चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड अधिनियम 1813 के बाद हम बात करेंगे चार्टर्ड एक्ट 1833 के बारे में, और अगला पॉइंट होगा हमारा चार्टर्ड एक्ट 1853। ये तीनों एक्ट जो हैं ये बेसिकली कंपनी रूल से रिलेटेड हैं। तो आज की क्लास में हम इन तीनों एक्ट से रिलेटेड इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरुआत करते हैं चार्टर्ड एक्ट 1813 से। चार्टर एक्ट 1813, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को लिमिटेड किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार का एकाधिकार दिया अब कम कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 क्षेत्र दिए गए। सबसे पहला एरिया था टी, चाय, और दूसरा था ट्रेड विथ चाइना। कंपनी को कहा गया कि इन 2 क्षेत्रों में अब आपके पास सिर्फ एक अधिकार रह जाएगा, बाकी सभी क्षेत्रों से कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है कि कंपनी की जो कमर्शियल प्रिविलेज थी उसको फर्दर 20 सालों के लिए, 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया गया। ये दोनों बातें आपको यहां पे याद रखनी है। बट यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को चेंज किया। तो दोस्तों, आंसर होगा ड्यू टू नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, बात करते हैं तो ब्रिटेन में जो मध्य 18वीं शताब्दी थी, जो मिड 18th सेंचुरी थी, उस मिड 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पे बहुत सारे कारखाने, बहुत सारी फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश हुई। अब जब बहुत सारी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई है तो वहां से प्रोडक्शन होगा गुड्स का और सर्विसेज का। और ब्रिटेन की कंपनियों की सबसे बड़ी मार्केट थी यूरोपियन कंपनी। उनका सबसे बड़ा बिजनेस मार्केट कौन था? यूरोपियन कंपनी। यहां पे नेपोलियन बोनापार्ट एक ऑर्डर, एक रूल लेके आते हैं, और उस रूल में उन्होंने कहा कि अब कोई भी यूरोपियन कंट्री किसी भी ब्रिटेन की कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेगी। उन्होंने ट्रेड के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। ये रूल, ये ऑर्डर उन्होंने पास किया। तो क्या हुआ, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इस रूल को पास किया तो यूरोपियन कंट्री ने क्या कहा कि अब जो है हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जितने ऑनर थे फैक्ट्री के ब्रिटेन में, इन्होंने किसको अप्रोच किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को अप्रोच किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, जो भी समस्याएं थी उनको बताया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन्होंने कहा कि अब जो है हम ट्रेड करना चाहते हैं ईस्ट में, और बेसिकली यहां बात हो रही है इंडिया की, कि हम इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं। बट यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑलरेडी ट्रेड मोनोपोली दे रखी थी इस एरिया के लिए। ठीक है, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर वहां के बहुत सारे व्यापारियों का प्रेशर आता है, बहुत सारे व्यापारियों का दबाव आता है, तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्टर्ड एक्ट 1813 के थ्रू ट्रेड मोनोपोली में बदलाव करती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है कि अब आपके पास 2 क्षेत्र हैं बेसिकली, एक तो है टी और एक है चाइना के साथ ट्रेड। इन 2 क्षेत्रों को छोड़ के हम आपकी जितनी भी मोनोपोली हैं उसको फिनिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली रीजन था जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेड मोनोपोली को चेंज किया। आई होप इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, जो ईसाई के धर्मगुरु हैं, उनको भारत में आने के लिए परमिशन दे देते हैं, और उनको ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार को अलाउ कर दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि अब यहां पे जो है आप ईसाई धर्म की प्रचार और प्रसार को आगे बढ़ा सकते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की। तो वो था दोस्तों कंपनी के अकाउंट को सेपरेट करना। कंपनी को कहा गया आप अपने कमर्शियल अकाउंट और अपने टेरिटोरियल अकाउंट, इन दोनों अकाउंट को क्या कर दीजिए? सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। समझिए, अभी तक क्या था, कंपनी जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी कमर्शियली और टेरिटोरी से,
तो टेरिटोरियल और कमर्शियल जितना भी रेवेन्यू उनका आ रहा था वो सब कंबाइंड उसका अकाउंट बनता था, कंबाइंड कैलकुलेट होता था। बट इसी एक्ट 1813 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है कि अब आप क्या करेंगे, हमें कमर्शियली अलग अकाउंट देंगे और टेरिटोरियली आप अलग अकाउंट बनाएंगे। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखिए कमर्शियली अब वो क्या हो रहा है, उनका व्यापार जो है बहुत बड़े क्षेत्रों में फैल गया, और टेरिटोरियली भी हम देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे एरियाज को अब एक्वायर करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए ये मेन पॉइंट था जिसकी वजह से जो है इनके अकाउंट्स को सेपरेट कर दिया गया। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एट एनी हाउ याद रखना ही रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंपनी को कहा गया कि अब आपको 1 लाख रुपए पर ईयर इंडियन एजुकेशन पे स्पेंड करना ही है, खर्चा करना ही है। देखिए हम इसी चीज को, हम इस स्टेटमेंट को ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये मॉडर्न एजुकेशन का, मतलब इंडिया की मॉडर्न एजुकेशन का एक कंक्रीट स्टेप था। याद रखिएगा इस वर्ड को कि ये इंडिया की मॉडर्न एजुकेशन का क्या था, एक कंक्रीट स्टेप था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले जितने भी एक्टों के बारे में बात किया, हमने वहां पे पढ़ा कि कहीं पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन की बात नहीं कर रही है इंडियंस की। बट 1813 का जो एक्ट है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडियन एजुकेशन के ऊपर पैसा स्पेंड करने की बात कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। यहां पे एक और पॉइंट आपको क्या याद रखना है दोस्तों, कंपनी को कहा गया कि अब जो आप डिविडेंड को देने वाले, अब जो आप डिविडेंड बांटने वाले हैं, उस डिविडेंड का रेट फिक्स कर दिया गया है 10.5%। तो बेसिकली ये 3 और 4 पॉइंट हैं जो आपको चार्टर्ड एक्ट 1813 से याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ। अगला एक्ट है चार्टर्ड एक्ट 1833। चार्टर्ड एक्ट 1833 इंपॉर्टेंट क्यों है उसको आप एक लाइन में समझेंगे। सबसे पहले चार्टर्ड एक्ट 1833 को हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप था। ये फर्स्ट स्टेप किस चीज का था, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने का। किस चीज का, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने का। ये कौन सा स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वो कौन सा एक्ट है जिस एक्ट के थ्रू इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज किया गया। आपको याद रखना है सबसे पहला स्टेप 1833 के एक्ट में कहा गया है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल बॉडी की जो मान्यता थी अब उसको फिनिश कर दी गई है और अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या रह गई है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई है। मतलब एक वो कंपनी जिसको सन 1600 में एज ए ट्रेडर का लाइसेंस मिलता है और वहां से लेके अब तक जो हम बात करें 1832-33 तक का जो टाइम पीरियड है ये ट्रेडर की तरह ही काम कर रही है। फाइनली इनके कमर्शियल बॉडी का जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया गया। इनको बोला गया कि अब आप कमर्शियली ऑपरेट नहीं करेंगे, अब आपका काम क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करेंगे। आप ब्रिटिश सरकार के एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं कमर्शियली बॉडी के खत्म होने की। तो जब कमर्शियली आपने उसकी मान्यता को खत्म कर दिया तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक मोनोपोली थी किस चीज की, ट्रेड विद चाइना। तो जब हमने कमर्शियली बॉडी का पार्ट खत्म कर दिया तो इसका मतलब वो ट्रेड विद चाइना भी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और यहां से एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो नाम याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। इनका आपको नाम याद रखना है। चलिए अगले बात करते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास इंडिया की सारी क्या आ गई है, पावर आ गई है। लेजिस्लेटिव विधायी शक्तियां जो है
वो सारी आ चुकी है गवर्नर जनरल के पास। और जब गवर्नर जनरल के पास सारी विधायी शक्ति आ गई है, सारी लेजिस्लेटिव पावर आ गई है, तो यहां पे एक पॉइंट कहा गया कि जो बॉम्बे के गवर्नर थे, जो गवर्नर बॉम्बे में थे और जो गवर्नर मद्रास में थे, इन दोनों गवर्नर के जो लेजिस्लेटिव पावर हैं, उस लेजिस्लेटिव पावर को क्या कर दिया गया, अब फिनिश कर दिया गया, अब उसको समाप्त कर दिया गया। तो यहां से क्या पॉइंट हमें समझ में आता है, यहां से एक पॉइंट यह समझ में आता है कि अब जो हमारा ब्रिटिश इंडिया है, जो हमारा देश है, उसका जो कंट्रोल है वो क्या हो गया है, एकीकृत हो गया है अंडर, हम कह सकते हैं वो क्या हो गया है, अंडर वन रूफ या वन कंट्रोल हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस एक्ट में अगला पॉइंट है, इस एक्ट में मैंडेटरी किया गया कि अब इंडिया के लिए अगर कोई कानून बनता है, अगर इंडिया के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे सबसे पहले कहां से अप्रूव्ड होना होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको कि इसी एक्ट के थ्रू कहा जा रहा है कि जो कानून अब आप इंडिया के लिए बनाएंगे, उस कानून को सबसे पहले कौन वेरीफाई करेगा, कौन अप्रूव करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद अप्रूव करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसी एक्ट ने एक कमीशन को एस्टैब्लिश किया, जिस कमीशन का नाम है लॉ कमीशन। और यहां से अगेन एक बेसिक क्वेश्चन, कौन लॉ कमीशन के फर्स्ट अध्यक्ष बने, तो नाम याद रखना है, इनका नाम है लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो हैं वो लॉ कमीशन के पहले अध्यक्ष बनते हैं। अगली इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ें आगे। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों कि 1833 का जो एक्ट है, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, चार्टर्ड एक्ट, 1833 के चार्टर्ड एक्ट में ये फर्स्ट टाइम एक स्टेप लिया गया। हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप लिया गया, किस चीज के लिए स्टेप लिया गया है कि एक खुली प्रतियोगिता, एक सिविल सर्विस प्रतियोगिता का जो है एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम कह सकते हैं कि सिविल सर्विस प्रतियोगिता में एक प्रोजेक्ट किया गया कि अब जो है हम यहां पे इंडियंस को भी अलाउ करेंगे। याद रखना, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था एक सिस्टम ऑफ अ ओपन कंपटीशन, किस चीज के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए। ठीक है, बट इसको एबॉलिश करना पड़ा, किसकी अपोजिशन की वजह से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अपोजिशन की वजह से। बट यहां आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जाता है कि वो कौन सा एक्ट है जिस एक्ट में फर्स्ट टाइम स्टेप लिया गया था सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। तो याद रखेंगे वो एक्ट रहेगा हमारा चार्टर्ड एक्ट 1833। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को भी याद रखना है और इस पार्ट को भी याद रखना है। बट इसको क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने अगले एक्ट। अगला एक्ट है हमारा चार्टर्ड एक्ट 1853। सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया इस एक्ट में, वो किया गया डायरेक्टर्स की संख्या बदल दी गई। कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे कितने थे, पहले हमने पढ़ा 24 थे। तो जो कंपनी के डायरेक्टर पहले 24 थे, अब उनकी संख्या बदल के कितनी कर दी गई है, अब 18 कर दी गई उनकी संख्या बदल के। और कहा गया कि इन 18 में से 6 जो डायरेक्टर हैं उनको कौन नॉमिनेट करेगा, उनको क्राउन नॉमिनेट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको कि 24 पहले हुआ करते थे डायरेक्टर्स, अब 18 ही होंगे। और उन 18 में से भी 6 को जो है वो ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करने वाला है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी वो टेरिटोरियल पावर को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो हम कह सकते हैं कि अब इसका जो टेरिटोरियल पावर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जिस हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटोरियल पावर बढ़ रहा है, तो यहां पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनके पास वर्कलोड भी बहुत बढ़ गया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पास बहुत वर्कलोड आ गया। तो इसी अधिनियम के तहत इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक और गवर्नर की नियुक्ति की गई है, जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए। देखिए क्या किया जा रहा है, अब एक सेपरेट गवर्नर को अपॉइंट कर दिया गया है बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए। और कहा गया है कि ये गवर्नर जो हैं ये भी किसको रिपोर्ट करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है लॉर्ड विलियम बेंटिक को रिपोर्ट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखेंगे।
अगला बदलाव जो इस एक्ट के तहत किया गया वो बदलाव है कि इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम को अब इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है। देखिए 1833 के एक्ट में हमने क्या पढ़ा, 1833 के एक्ट में हमने अभी पिछले एक्ट में पढ़ा कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिया गया था, एक कोशिश की गई थी कि हम इंडियन सिविल सर्विस में इंडियंस को क्या करें, अलाउ करें, बट ये नहीं हो पाया, इसको एबॉलिश करना पड़ा। बट उसके बाद जो अगला एक्ट आता है 1853 का एक्ट, उसी एक्ट में सबसे बड़ा बदलाव जो है वो यही है कि इंडियन सिविल सर्विस को अब ओपन कर दिया गया है इंडियंस के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और इसके लिए कमेटी बनाई गई, जो कमेटी है मैकॉले कमेटी। इस कमेटी के बारे में याद रखेंगे। इस कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट 1854 में की गई। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो ये लॉर्ड मैकॉले हैं उनका पूरा नाम क्या है, याद रखेंगे उनका पूरा नाम। उनका पूरा नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। क्या नाम है? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ये नाम आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखिए हम बात करें कि पहले जो लॉ बनते थे, जो कानून बनाए जाते थे, उस कानून को लागू करने का अधिकार किसके पास था? तो हम कहेंगे कि जो लॉ बनाया जा रहा है उसके लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। कौन कौन? सबसे पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल थे और उसके साथ ही उनकी काउंसिल भी रिस्पॉन्सिबल थी। उसके साथ ही उनकी क्या थी? काउंसिल भी रिस्पॉन्सिबल थी। बट 1853 के एक्ट के तहत एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये किया गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव पार्ट को और एग्जीक्यूटिव पार्ट को अलग अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है अब कानून कोई और बनाएगा और उसको एग्जीक्यूट करने का पार्ट किसी और के पास रहेगा। पहले दोनों पार्ट किसके पास रहा करता था? हमने देखा दोनों पार्ट पहले गवर्नर जनरल के पास रहा करता था और उनकी काउंसिल के पास रहा करता था। अब इस पार्ट को जो है वो सेपरेट कर दे रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। और इसी के साथ एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। हम कह सकते हैं जिसका जो वर्क था वो एज अ मिनी पार्लियामेंट था, एक मिनी पार्लियामेंट की तरह जिसने काम किया। तो यहां से एक क्वेश्चन क्या बनता है? एक क्वेश्चन यहां से ये उठ सकता है कि वो कौन सा एक्ट है जिस एक्ट ने भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव डाली? पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव किस एक्ट के द्वारा डाली गई? याद रखेंगे वो एक्ट कौन सा है? 1853 का चार्टर्ड एक्ट। ये एडिशनल में आपको याद रखना है। देखिए तो ये एक्ट के थ्रू हमने क्या किया? एक हमने इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना कर दी, जिसका काम क्या कर दिया? एक मिनी पार्लियामेंट की तरह इसने काम करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल पार्ट की। देखिए अब तक जितने भी एक्ट हमने पढ़े, जो एक्ट हमने कंपनी रूल में 1773 में पढ़ा और जो एक्ट हमने अभी पढ़ा 1833 का चार्टर एक्ट, इन एक्टों में एक सबसे बड़ा पार्ट जो कॉमन था वो कॉमन पार्ट था टाइम पीरियड। यहां बात की गई थी टाइम पीरियड की, बात की गई थी कि हम जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 ईयर का जो है कमर्शियल प्रिविलेज दे रहे हैं और वो हमारे बिहाफ पे अभी क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो इन सभी एक्टों में क्या कॉमन पीरियड था? 20 ईयर जो था वो एक कॉमन पार्ट था। बट दोस्तों जो 1853 का जो हमने एक्ट पढ़ा है अभी चार्टर्ड एक्ट, यहां पे किसी भी टाइम की बात नहीं की गई है, किसी भी टाइम पीरियड की बात नहीं की गई। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि ऐसा संभव है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी टाइम इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, इंडिया की जो रूल का जो पावर था, इंडिया की जो डायरेक्टली रूल था, उसमें कंपनी का जो पार्ट है वो खत्म कर सकती है। हम ये कह सकते हैं कि अब कंपनी का जो रूल है वो अब बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है और पूरा का पूरा इंडिया जो है वो अपने पूरे कंट्रोल में ले सकती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पूरे कंट्रोल में ले सकती है। तो यहां से एक ये अंदाजा लगा सकते हैं हम यहां पे। तो दोस्तों आज की क्लास में बेसिकली हमने चार्टर्ड एक्ट 1853 को डिस्कस किया, चार्टर्ड एक्ट 1833 को डिस्कस किया और चार्टर्ड एक्ट 1813 के बारे में इन डिटेल डिस्कशन की। तो आशा करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी और
इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है और आपको अपने इस चैनल को बहुत सारा प्यार देना है, इसे सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।